नेक्स्ट आता है रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू। तो जैसे हमारे पास ये था टोटल, ये हमारे पास था टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है, ऐसे हमारे पास था मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या है, अब कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे एक आता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या हो गया बेसिकली, सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज बेच के जो पैसा आया आपके पास, दैट इज द टोटल रेवेन्यू। फिर आता है हमारे पास एवरेज रेवेन्यू, AR, इसको क्या बोलते हैं, TR। तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा, तो बहुत सिंपल है, तो इट इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और क्वांटिटी सोल्ड। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज एवरेज सेलिंग प्राइस। अब भाई कुछ कस्टमर थे उनको मैंने ज़्यादा डिस्काउंट दिया, कुछ कस्टमर थे उनको कम डिस्काउंट दिया, तो ऑन एन एवरेज मैंने एक यूनिट कितने का बेचा, तो कैसे निकालेंगे, सो इट इज टोटल रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो ये मेरा क्या बन गया, एवरेज सेलिंग प्राइस, और इवन यू कॉल इट एज एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट तीसरा क्या आएगा, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, MR। तो MR कितना आ गया, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, इंक्रीज इन रेवेन्यू, तो ऐसा लिख लो इंक्रीमेंटल, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बाय सेलिंग वन मोर यूनिट। तो एक यूनिट सेल करके, तो एक यूनिट और सेल करके मेरा रेवेन्यू कितने से बढ़ा, दैट इज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। So it is incremental revenue by selling one more unit, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, देखिएगा, तो यहाँ पे क्या था, तो हमने क्या किया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, तो सोल्ड क्वांटिटी, तो पहले कुछ नहीं था, तो मेरा टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा, कुछ सेल ही नहीं करी तो फिर टोटल रेवेन्यू भी क्या आना, जीरो ही आना। नेक्स्ट, अब मैंने एक क्वांटिटी सोल्ड सेल करी, अब एक क्वांटिटी मैंने सेल करी एट ए रेट ऑफ 100, तो फिर मेरा कितना रेवेन्यू आ गया, 100 रुपीज। मैंने फिर तीन क्वांटिटी, मतलब क्या हुआ, दो और क्वांटिटी सेल करी, तो टोटल मैंने कितनी क्वांटिटी बेची, तीन। तो जब मैंने दो और क्वांटिटी बेची, ठीक है, जब मैंने दो और क्वांटिटी बेची तो क्या हुआ मेरे पास, तो यहाँ पे मैं बल्क में बेच रहा था, तो सामने वाले जो कस्टमर था उसने मुझसे डिस्काउंट मांग लिया, ठीक है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ा, थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ा। तो यहाँ पे द टोटल रेवेन्यू बिकम्स, लेट्स से दैट इज 290, ओके, तो टोटल रेवेन्यू बिकम्स 290। तो व्हाट इज द एवरेज सेलिंग प्राइस, तो और एवरेज रेवेन्यू, तो एवरेज रेवेन्यू क्या होगा पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, तो पहले कितना था, 100 का था, एक बेचा तो 100/1 दैट इज 100। अब कितना है, 290/3, तो इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ गया, तो इट्स कमिंग आउट टू बी 96.67।
यहीं पे इवन यू कैन कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू एम। तो यहाँ पे आपका क्या, एक क्वांटिटी बढ़ी तो कॉरस्पॉन्डिंगली टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ा, तो 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, इट इज 100। फिर यहाँ पे मैंने दो क्वांटिटी बढ़ाई तो कॉरस्पॉन्डिंगली टोटल रेवेन्यू कितना होगा, सो 290 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो क्या बना ये 190 बाई 2 दैट इज 85, नो 95 सॉरी। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया, तो लेट्स से मैंने अब 5 क्वांटिटी और मैं 2 क्वांटिटी और सेल कर दी, तो मेरा जो अब रेवेन्यू बना है, तो रेवेन्यू कैसा हो गया, तो लेट्स से नाउ इट बिकम्स 485। ठीक है, तो कितना हो गया 485, तो एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया, तो 485 बाई 3 कितना आएगा ये, दैट्स कमिंग आउट, सॉरी 485 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आएगा ये 97। मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, तो 485 माइनस 290 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, तो कितना आ गया ये, सॉल्व करिए कितना आ रहा है ये 195, तो 195 बाई 2 दैट इज 97.5। ठीक है, तो कितना आ गया ये 97.5। तो ये हमारा क्या है, तो दिस इज आर टोटल रेवेन्यू, दिस इज आर एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकला, टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी। और ये हमारा क्या मार्जिनल रेवेन्यू, ये कैसे निकला, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया, एनी डाउट इन दिस? ओके, सिमिलरली अब हमारे पास सेकेंड आता है, ये तो हमने रेवेन्यू की बात कर ली, ऐसे ही हमारे पास आती है नेक्स्ट कॉस्ट। ठीक है, अब क्या आता है नेक्स्ट कॉस्ट। तो जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे था टोटल रेवेन्यू, और रेवेन्यू की जगह क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू की जगह क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट। फिर यहाँ पे क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू की जगह क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, बट जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट की हमारे पास टाइप्स होती है। ठीक है, तो एक हमारे पास आता है फिक्स कॉस्ट, दूसरा आता है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, एनी आइडिया? तो फिक्स कॉस्ट को आप लिख सकते हो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट है ये क्वांटिटी प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंड नहीं। आप 1 यूनिट बनाइए, आप 1000 बनाइए, आप 10,000 यूनिट बनाइए, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। तो फिक्स कॉस्ट वेरी नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल है हमारे पास रेंट, तो अगर आपका रेंट है, जैसे मान लो 50,000 का रेंट है, ठीक है, आपकी कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे 50,000 का आप रेंट देते हो। अब चाहे आप एक क्वांटिटी बनाइए, चाहे आप 1000 क्वांटिटी बनाइए, चाहे आप 10,000 क्वांटिटी बनाइए, रेंट आपका सेम ही रहेगा। करेक्ट, तो रेंट क्या है, तो रेंट आपका जो है वो क्या होगा, वो सेम ही रहेगा। ओके, तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई, सो दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या है बेसिकली, so it depends upon so it depends on the quantity produced।
तो एग्जाम्पल के तौर पे रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल वहाँ पे क्या होता है, अगर आप एक क्वांटिटी बनाओगे तो एक क्वांटिटी का रॉ मटेरियल यूज करोगे, अब अगर आप 10 क्वांटिटी बनाओगे तो 10 क्वांटिटी का रॉ मटेरियल यूज होगा, आप 1000 क्वांटिटी बनाओगे तो 1000 क्वांटिटी का मटेरियल यूज होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, जितनी आप क्वांटिटी बनाओगे उतना ही रॉ मटेरियल लगेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो हमारे पास दो तरह की कॉस्ट आती है, ठीक है। हमारे पास दो तरह की कॉस्ट आती है, कौन कौन सी, फिक्स कॉस्ट, दूसरी कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई कि जो क्वांटिटी है वो डिपेंड, जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है क्वांटिटी प्रोड्यूस पे। आप क्वांटिटी प्रोड्यूस बढ़ाइए तो क्या होगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। दूसरा है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में क्या है, आप एक क्वांटिटी बनाओ, आप 10 क्वांटिटी बनाओ, आप 10,000 बनाओ, आपका जो अमाउंट है वो क्या रहेगा, जो कॉस्ट है वो क्या रहेगा, दैट रिमेन्स सेम। क्लियर हो गया ये चीज, क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट, अब इन दोनों का जो सम होता है दैट इज योर टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास क्या आता है, सो इन दोनों का सम दैट इज आर टोटल कॉस्ट, तो यही लिख लो। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल फिक्स कॉस्ट जो लगी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो TC इज इक्वल टू TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है, ठीक है। कोई डाउट इसमें, तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या हो गई, तो द कॉस्ट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई, सो इट इज द कॉस्ट दैट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल कॉस्ट क्या हो गई, सम ऑफ दीज टू, ठीक है। अब इसके बाद आपकी आती है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या है, अगेन दिस इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो it is incremental total cost due to increase in one additional unit। तो एक क्वांटिटी आपने और बढ़ाई, एक क्वांटिटी आपने और मैन्युफैक्चर करी, तो इसकी वजह से आपका टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ गया, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, ओके। तो ये हमारे पास चार कॉस्ट है, ओके। तो क्या क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और साथ में क्या आ गया, मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट, नेक्स्ट आती है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज बेसिकली क्या है, सो इट इज द टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, करेक्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, सो इट इज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस। तो ऑन एन एवरेज पर यूनिट कितना फिक्स कॉस्ट लगता है। नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस। देन आता है एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है, दिस इज योर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, दैट इज द एवरेज टोटल कॉस्ट। तो ये तीन हमारे पास एवरेज कॉस्ट आती है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो गई, TFC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई, टीवीसी अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस, एंड एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो गई, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस। अब देखो इनके बीच का रिलेशन क्या है, हमने अभी कहा कि टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको भी क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, इसको भी क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड क्वांटिटी से डिवाइड किया तो कोई इंपैक्ट आएगा, तो इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वेशन विल रिमेन सेम, करेक्ट। अब इसको मैंने ऐसे थोड़ा बाइफरकेट करके लिख दिया, तो इसको मैंने क्या बना दिया, दिस इज इक्वल टू टी एफ सी अपॉन क्वान्टिटी प्लस टी वी सी अपॉन क्वान्टिटी। अब ये जो टर्म है ये मेरा क्या है, कहने से दिस इज योर एवरेज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, ये क्या है एवरेज टोटल कॉस्ट, ये क्या है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, तो दिस इज योर एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है, तो ये क्या है एवरेज फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट टीवीसी अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस, तो टीवीसी अपॉन क्वांटिटी ये क्या है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो रिलेशन क्या बना, तो एक तो यही है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, दूसरा क्या है एटीसी, तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट अब इसका एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, तो लेट्स डू एन न्यूमेरिकल फॉर दिस, ये अभी कर्व कराऊंगा, ठीक है। चलो देखो ये एग्जांपल थोड़ा सा है, मतलब इट इज नॉट वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, इसमें बीच में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा सा नहीं हम देख पाते, लेट मी चेक, तो जहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा मैं कर दूंगा, ओके। चलो अब थोड़ा सा एग्जांपल समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल से ही आपको कॉस्ट कर्व समझ में आनी है, अगर टेबल समझ नहीं आया तो कॉस्ट कर्व्स नहीं बनेंगे फिर, और कॉस्ट कर्व्स नहीं बनेंगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, फिर आपका ये दिस वन ब्रेक इवन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट्स, ये सब कुछ नहीं बनेगा, फिर आप बैठे रहोगे कि सर ये समझ नहीं आ रहा, तो ये टेबल जब तक समझ नहीं आएगा तो कर्व नहीं समझ में आएगी, शेप ऑफ द कर्व ऐसे ही बननी है, फिर तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों, तो ये टेबल रेफर करो, ओके। अब देखो जरा ध्यान से, तो हमने क्या किया, हम पहले कोई भी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, तो मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे मैं भी कोई क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है, तो चाहे मैं क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ बट मुझे रेंट तो देना है, तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, सो दिस रेंट बिकम्स माय टोटल फिक्स कॉस्ट, तो कितने फिक्स कॉस्ट है मेरी 200, अब मैं कोई क्वांटिटी ही नहीं बना रहा हूँ तो मेरा रॉ मटेरियल नहीं कंज्यूम हो रहा, रॉ मटेरियल नहीं कंज्यूम हो रहा तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, दैट इज 0, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना आएगा, द टोटल कॉस्ट इज टीएफसी प्लस टीवीसी, तो टीएफसी प्लस टीवीसी, तो कितना आ गया 200 प्लस 0 दैट इज 200। नेक्स्ट फिर हमने निकाला एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, सो इट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, तो ध्यान रहे यहाँ पे क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो ये कैसे निकलेगा टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, एवरेज ऐसे ही तो निकलता है टोटल अपॉन नंबर, करेक्ट, तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 200 है पर क्वांटिटी हमारी क्या है 0, तो वो डिवाइडेड बाय 0 तो क्या होगा अनडिफाइंड, तो ऐसे ही मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या आ गया 0/0 अनडिफाइंड, ऐसे ही एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 200/0, वो भी क्या अनडिफाइंड, ठीक है, तो ये अभी हमारे क्या है, दीज आर बेसिकली अनडिफाइंड, तो यहाँ पे लिखा जरूर 0 हुआ है बट दीज आर बेसिकली अनडिफाइंड। अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने अब क्या किया 3 यूनिट और प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो मैंने क्या किया है 3 यूनिट प्रोड्यूस किए, अब जब मैंने 3 यूनिट प्रोड्यूस किए रेंट तो मैं उतना ही दूंगा, तो रेंट थोड़ी चेंज होगा, तो रेंट मेरा अभी भी कितना है 200, बट अब क्या लगेगा, अब क्या लगा मेरा, तो यहाँ पे मुझे क्या लगा रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगा, करेक्ट, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ है रॉ मटेरियल का कॉस्ट हुआ है, ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल का मेरा कॉस्ट हुआ है तो वहाँ पे क्या हुआ, तो रॉ मटेरियल का मेरा कॉस्ट हुआ, कॉस्ट लग गया रॉ मटेरियल का, तो जब रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगा तो कितने यूनिट लगे, कितने पैसे लगे मेरे, तो 100 रुपीज़, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना लगा दैट इज 100,
तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 200 मेरा रेंट का चला गया, 100 रुपए मेरा रॉ मटेरियल में चला गया, टोटल मेरा कितना बन गया 300। नाउ व्हाट इज योर एवरेज फिक्स कॉस्ट? तो भाई आप 200 रुपए दे रहे हो टोटल फिक्स कॉस्ट में और 3 क्वांटिटी बना रहे हो, तो क्या आएगा 200/3, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 100, कितने यूनिट है, तो यहाँ कितने यूनिट आ गए 3, तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया, सो इट बिकम्स 100/3, दैट इज इक्वल टू 33। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट एवरेज टोटल कॉस्ट। तो टोटल कितना बनाया मैंने, टोटल खर्चा मेरे को कितना आया 300 का, 200 + 100 300, कितने यूनिट बनाए 3, तो एवरेज टोटल कॉस्ट कितना बना 300/3, दैट इज 100। ओके, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्जिनल कॉस्ट कितना है, भाई मेरी टोटल कॉस्ट पहले कितनी थी 200, तो कोई यूनिट नहीं था, अब कितनी हो गई है 300, कितने यूनिट हो गए 3, तो कितना बना मेरा मार्जिनल कॉस्ट, सो दैट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट क्या है 300 - 200 डिवाइडेड बाय 3 - 0, तो इट इज 100/3, तो कितना आ गया ये 33.33। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ पे मेरा कितना हो गया ये 33.33। कोई डाउट इसमें किसी को? यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे मेरा क्या हुआ, अब मैंने 3 की जगह 5 क्वांटिटी कर दी, ठीक है, 3 की जगह मेरी कितनी होगी क्वांटिटी 5, तो मेरा रेंट तो अभी भी क्या है सेम है, रेंट अभी भी क्या रह रहा है सेम, तो रेंट नहीं मेरा घट रहा, ठीक है, तो रेंट मेरा अभी भी क्या है सेम है। बट यहाँ पे अब मेरी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगी है वो लगी है कहीं यहाँ पे जाके, दैट इज 160। ओके, तो कितनी लग गई है 160। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, तो 400 तो होगा नहीं, कितना आया, इट इज इक्वल टू 360 है, कितना 200 + 160। ठीक है, तो ये कितना लगा 360। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल लीजिए, तो कितना आ रहा है 200 रुपये था, कितने यूनिट हो गए 5, तो कितना आ गया 40। टोटल अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालिए, तो वो कैसे निकलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो कितना हो जाएगा 160/5। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है 160 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया ये 32, तो कितना आया ये 32। एवरेज टोटल कॉस्ट कितना है, तो 360 डिवाइडेड बाय 5, करेक्ट, तो कितना आ जाएगा ये 72, करेक्ट, तो कितना आ गया 72। देन मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, अब मार्जिनल कॉस्ट देखो, तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी बड़ी है 360 हो गई 300 से, तो 60 बड़ी है, कितनी क्वांटिटी 5 - 3, 2 क्वांटिटी बढ़ी, तो कितना आ गया, सो दिस इज योर 60/2, दैट इज 30, तो कितना आ गया ये, दैट इज 30 है। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ यहाँ तक? देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर है? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे और क्वांटिटी प्रोड्यूस कर दी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, और क्वांटिटी प्रोड्यूस कर दी। ओके,
तो अब 5 से मेरी कितनी क्वांटिटी हो गई, 9 यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट तो अभी भी क्या है, रेंट तो सेम ही लगना, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना होगा, 200 बाय 9 दैट इज इक्वल टू 22.22 होगा, तो इट इज 22। यहाँ पे अब मेरा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगा है वो कितना लगा है, लेट्स से दैट इज माय 260। तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना लगा है, दैट इज 260। ठीक है, तो मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया, तो 260 डिवाइडेड बाय 9, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है 260 डिवाइडेड बाय 9, तो इट्स कमिंग आउट टू बी 28.89। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं राउंड ऑफ मार दूं तो इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 29। नेक्स्ट, अब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, तो टोटल कॉस्ट बिकम्स 460। एवरेज टोटल कॉस्ट कितना हो गया, तो 460 बाय 9, तो 460 बाय 9 निकाल लो कितना आ रहा है, तो ये कितना आया 51.11, तो 51 ले लो, तो मेरा कितना आ गया एवरेज टोटल कॉस्ट 51। ठीक है, नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना निकला मेरा, भाई टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ा है, 100 से, क्वांटिटी कितने से बढ़ाई थी, 4 थे, तो कितना हो गया 25, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना आया मेरा 25। क्लियर है ये चीज, एनी डाउट इन दिस, यहां तक देखिए कोई डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने क्या किया, और क्वांटिटी प्रोड्यूस करी, अब मैंने 9 से कितना कर लिया क्वांटिटी प्रोड्यूस, 12, रेंट तो अभी भी कितना लगा 200, तो मार्जिनल कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज कमिंग आउट टू बी 70। नेक्स्ट, अब मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग गई, 400, तो व्हाट इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो 400 बटा 12 कितना हो गया, दैट इज कमिंग आउट टू बी 33, करेक्ट। नेक्स्ट, अब मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, तो 400 प्लस 200 इट बिकम 600, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना आया, एवरेज टोटल कॉस्ट 600 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 50। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज अ मार्जिनल कॉस्ट है, तो मार्जिनल कॉस्ट मेरा कितना हुआ है, तो 460 से कितनी हो गई है कॉस्ट, 600, तो 600 माइनस 460 डिवाइडेड बाय व्हाट 3, तो कितना आ गया ये 140 बाय 3, 140 बाय 3 कितना आ रहा है, जरा सॉल्व कर लीजिए, तो इट्स कमिंग आउट टू बी 46.67, तो यहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट कितना आया है 46.67। क्लियर हुआ यहाँ तक, अब देखो नेक्स्ट, अब मैंने क्वांटिटी और प्रोड्यूस करी, अब 14 हो गई, रेंट अभी भी सेम ही है, मार्जिनल कॉस्ट अब कितना, सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना लग गया 1500, ओ सॉरी 500, करेक्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा 500, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 200 प्लस 500 दैट इज 700। व्हाट इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट, सो 200 डिवाइडेड बाय 14 कितना आ रहा है, मोटा मोटा अप्रॉक्सीमेट नंबर दैट इज कमिंग आउट टू बी 14। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो कितना हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितना आ गया 36। ना एवरेज टोटल कॉस्ट कितना हो गया, तो 700 डिवाइडेड बाय 14 इट इज कमिंग आउट टू बी 50। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट कितना हुआ, अब जरा मार्जिनल कॉस्ट देखो, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ 100 से, कितने यूनिट बढ़े थे सिर्फ 2, तो कितना आ गया ये 50, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना आया है, सो इट इज 50 है। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने एक क्वांटिटी और बढ़ाई, रेंट तो अभी भी सेम ही है, फिर मेरे पास यहाँ पे क्या है, पर यूनिट क्या होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, सो 200 डिवाइडेड बाय 15 वो कितना आ गया 30, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है 600, तो अब मेरा ये कितना हो जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 600 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 40, देन टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो भाई 200 प्लस 600 दैट इज इक्वल टू 800, तो यहाँ पे मेरा मार्जिनल कॉस्ट कितना बना 100 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 100, और एवरेज टोटल कॉस्ट कितना बना 800 डिवाइडेड बाय 15, तो इट्स कमिंग आउट टू बी हाउ मच 53।
क्लियर हो गया यहाँ तक एनी डाउट? यहाँ तक एनी डाउट गाइस, प्लीज आस्क। अब देखो इधर, अब जरा इसका ग्राफ बनाए। तो पहले मैं यहाँ पे बना रहा हूँ टोटल कॉस्ट कर्व्स। तो टोटल कॉस्ट कर्व्स कौन कौन सी हो गई? टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो पहले मैं टोटल कॉस्ट कर्व्स बना। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे मैंने लिखा टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे मेरी कौन कौन सी कॉस्ट आई है? टीसी, टीएफसी और टीवीसी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। तो सबसे पहले टीएफसी। जब आप जीरो थे तब भी टीएफसी कितनी थी? 200। 3 थी तो 200, 5 थी तो 200, 9 थी तो 200, 12 थी तो 200, 14 थी तो 200, 15 थी तो 200। तो जीरो पे भी कितना? 200। ठीक है, 3 पे भी कितना? 200। 5 पे भी कितना? 200। 9 पे भी कितना? तो यहाँ पे मेरा 9 आया, तो यहाँ पे भी कितना? 200। 12 पे भी कितना? 200। 14 पे भी कितना? 200। 15 पे भी कितना? 200। तो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रह रहा है? इट इज रिमेनिंग सेम। इसको क्या बोलेंगे? टीएफसी। सो टीएफसी क्या है? रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये मेरा क्या बनेगा? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट आता है टीवीसी। तो टीवीसी में मेरा क्या है यहाँ पे? अब जैसे जीरो क्वांटिटी थी तो जीरो पे कुछ नहीं था। 3 पे क्या हो गया? 3 पे हमारा कितना हो गया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट 100। उसके बाद कितना हो गया? लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो यहाँ पे जीरो था, फिर कितना हो गया? 100। उसके बाद कितना हुआ? 160। उसके बाद कितना हुआ? 260। ठीक है ना, तो ऊपर चला गया, फिर ऊपर जाता गया, फिर ऊपर जाता गया और ऊपर जाता गया। तो कर्व अगर आप नोटिस करोगे तो वो कैसा है? सो दिस इज द कर्व ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो वो कैसा है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब तीसरा आ जाओ। तीसरे में क्या? अब तीसरा कर्व है हमारा टोटल कॉस्ट। अब जब क्वांटिटी जीरो थी तब भी हमारा टोटल कॉस्ट जीरो नहीं था, वो पॉजिटिव था। किसके बराबर था? दैट वाज इक्वल टू टीएफसी। तो जब क्वांटिटी जीरो थी तो टीसी किसके बराबर था? तो क्वांटिटी जीरो है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? तो मेरा टीसी जो है वो किसके बराबर होगा? इक्वल टू टीएफसी। ठीक है, उसके बाद आप जो क्वांटिटी बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा? जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? ये भी बढ़ेगा। तो टोटल कॉस्ट स्टार्ट कहां से होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होता है। तो ये जो आपका डिफरेंस आया है, सो दिस डिफरेंस है, ये जो आपका डिफरेंस है, ठीक है, बिटवीन दिस टोटल कॉस्ट एंड टीवीसी, ये क्या है? दिस डिफरेंस इज योर टीएफसी। आप रिलेशन से भी देख सकते हो, आपका टीसी किसके बराबर था? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट उधर ले जाइए, तो टीसी माइनस टीवीसी किसके बराबर आना चाहिए? टीएफसी। तो आइडली अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन आनी चाहिए ये स्ट्रेट लाइन होती, और ये डिफरेंस क्या रहता? इट शुड रिमेन सेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट इट्स अ स्ट्रेट लाइन एक्चुअली। तो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना। तो बेसिकली क्या है, जो गैप है, जो विड्थ है, वो हमेशा क्या रहेगी? सो टीएफसी इज कांस्टेंट। टीएफसी कांस्टेंट है ना, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो डिफरेंस है टीसी और टीवीसी का, वो भी क्या रहेगा? इट विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर हुआ यहां तक? एनी डाउट प्लीज आस्क। ये कर्व्स आपको याद रखनी है, तो शेप्स आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको याद लर्न कर लेना अच्छे से, शेप्स आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हमने किया है टोटल कॉस्ट कर्व्स, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट आता है एवरेज कॉस्ट कर्व्स एंड मार्जिनल कॉस्ट, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट आता है एवरेज कॉस्ट कर्व्स एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट कर्व्स देखो कैसी है। तो एवरेज कॉस्ट में क्या आ जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिर क्या आएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या आएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट दैट इज डिनोटेड बाय एमसी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे तो क्या थी, क्वांटिटी जब जीरो थी तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या आएगा, 200 बाई जीरो दैट इज इन्फिनिटी, करेक्ट। वो तो कैसे आएगी, वो तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो अनडिफाइंड है। उसके बाद क्या आई, उसके बाद देन इट बिकम्स 67, देन इट बिकम्स 40, देन इट बिकम्स 22, देन 17, 14, 30। अब देखो इधर, आपका जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो क्वांटिटी से डिपेंड नहीं करता, तो टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, ठीक है। बच्चे ये बहुत सारा डाउट पूछते हैं, बहुत कॉमन डाउट है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो आपका क्या रह रहा है, वो आपका सेम रह रहा है, ठीक है। बट आपका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, सिंस क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट नहीं रहेगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट नहीं रहेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, टोटल वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एवरेज वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाओगे एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो कर्व कैसा बनेगा, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व बिकम समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज द कर्व ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो जीरो पे क्या है, अनडिफाइंड, तो यहाँ टच नहीं करेगा। हाँ, आप जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, तो जैसे जैसे आपने क्वांटिटी बढ़ाई वैसे वैसे क्या हुआ, वैसे वैसे आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता गया, एंड इट विल अप्रोच जीरो व्हेन क्वांटिटी इज लार्ज। तो जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी देन इट विल अप्रोच जीरो। क्लियर हुई ये बात। तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ये भी तो कांस्टेंट रहेगा, ये भी तो पैरेलल आएगा। नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट पैरेलल रहता है, ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज अ स्ट्रेट लाइन, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, इट्स अ डिक्लाइनिंग। तो जैसे जैसे आप क्वांटिटी प्रोड्यूस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ओके। नेक्स्ट, अब इधर देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये रहा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जब क्वांटिटी जीरो थी तब तो क्या था, अनडिफाइंड था, तो कोई सेंस नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते गए, ठीक है, वैसे वैसे एवरेज फिक्स वेरिएबल कॉस्ट क्या होता गया, कम होता गया। फिर पहले 33 था, फिर आपने और क्वांटिटी बढ़ाई, फिर क्या हुआ, 32 हुआ, फिर आपने और क्वांटिटी बढ़ाई, फिर क्या हुआ, फिर 29 पे आ गया और कम हो गया। बट इसके बाद जब आपने क्वांटिटी बढ़ाई देन इट स्टार्टेड शूटिंग अपवर्ड। तो ये घटा नहीं, उल्टा क्या होने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे घटा नहीं है, उल्टा क्या होने लग गया, ये बढ़ने लग गया है। तो इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली यहाँ पे कम हुआ, बट देन वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनेगा, तो इनिशियली तो डिफाइंड नहीं है, करेक्ट। और इसका लेवल क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट से तो ज्यादा ही है। तो यहाँ पे जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, फॉर यहाँ पे 22 है तो ये 29 है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम बनाएं, तो अगर मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जनरल बनाऊं, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। तो शेप जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो इनिशियली क्या होगा, तो इनिशियली जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे वो क्या हो रहा है, गिर रहा है। बट उसके बाद देन अगर आपने और क्वांटिटी बढ़ाई देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ऐसा क्यों होता है,
द रीजन इज सिंपल, तो रीजन फॉर दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, अब देखो रीजन यही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्यों है, जैसे जैसे आप क्या करोगे और क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे तो वैसे वैसे क्या होगा, तो जैसे जैसे आप और क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे वैसे वैसे क्या होगा आपका, वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, और लेबर हायर करनी पड़ेगी। जब आप और लेबर हायर करोगे तो क्या होगा, इनिशियली तो बहुत अच्छा काम करेंगे तो उनका क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, बड़ी तेजी से मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा और बढ़ेगा भी। अभी हमने किया था ये वाला सीन। तो इनिशियल फेज में यहाँ पे क्या हो रहा होता है, तो यहाँ पे आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो घट रहा है, क्यों, यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी आ रही है, आप और बंदे हायर कर रहे हो, वो और अच्छा काम कर रहे हैं, वो और क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव भी है और बढ़ भी रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, उस टाइम पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होती जाएगी। बट फिर क्या होता है, धीरे धीरे अब वो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, इनएफिशिएंसी होने लग गई है, भाई एज अ मैनेजर भी मैं इनको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, तो ओवरऑल इनएफिशिएंसी की वजह से मेरा कॉस्ट क्या होगा, जब भी इनएफिशिएंसी आएगी, भाई जैसे मेरी लेबर खाली बैठी है, लेबर आपस में लड़ रही है, एक दूसरे का मुंह देख रही है, कुछ काम नहीं कर रही है, तो भाई ऊपर पैसे तो लेके जाएगी, उसको मैं पैसे तो दूंगा, उसको सैलरी तो दूंगा, तो आउटपुट तो उसने दिया नहीं जितना उसको देना था, तो मेरे लिए कॉस्ट क्या हो गई, तो मेरी तो कॉस्ट बढ़ गई। तो इनएफिशिएंसी रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, मेरी जो कॉस्ट है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगी। तभी क्या होता है, इनिशियली जो है एफिशिएंसी रहती है तो इसलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होता है, बट उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, बढ़ना चालू कर देता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट एवरेज टोटल कॉस्ट। अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि एवरेज टोटल कॉस्ट किसके बराबर है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यही बताया था। नाउ व्हेन क्वांटिटी इज इंक्रीज तब क्या हो रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट तो कम होता जा रहा है, करेक्ट, बट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो फिक्स कॉस्ट कम हो रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो रहा है, बट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, करेक्ट। नाउ एट लार्ज क्वांटिटी, तो एट लार्ज क्वांटिटी मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, इट विल अप्रोच जीरो, तो मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो गया, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया, तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। सो इन दैट केस देन एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगा, इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो छोटे पे क्या होगा, जब क्वांटिटी कम प्रोड्यूस कर रहे थे तब दोनों डोमिनेट करेंगे, बट जब आप लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाएगा, तो क्या डोमिनेट करेगा, ओनली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल डोमिनेट। क्लियर होगा यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर आप अपना ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए, तो एवरेज टोटल कॉस्ट का ग्राफ कैसा हुआ, तो वेरिएबल कॉस्ट की तरह ही बिहेव कर रहा है, पर जब क्वांटिटी लार्ज हो गई तो भाई इनके बीच का डिफरेंस कम होता गया, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है आपका, तो ये जो आपका डिफरेंस है ये क्या है आपका, सो दिस डिफरेंस इज योर एटीसी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर मैं इस सेगमेंट में प्लॉट करूं तो इस सेगमेंट में क्या हो रहा है, तो फॉर लार्ज क्वांटिटी क्या हुआ हमारा, AFC अप्रोचेस जीरो, और उसके बाद क्या है, ATC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ABC, तभी ये डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक, एनी डाउट इन दिस। नेक्स्ट आ जाओ मार्जिनल कॉस्ट पे। अब मार्जिनल कॉस्ट का क्या सीन है,
तो अगर यहाँ पे आप देखो तो इनिशियली क्या हो रहा है, पहले 33 था, फिर 30 हो गए। अब ध्यान से नोट करो, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट 33 से कहाँ आया, 30 पे, बट एवरेज जो कॉस्ट था, एवरेज टोटल कॉस्ट है वो कितना हुआ, 100 से 72 ही आया, करेक्ट। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 33 से कितना आ गया, ओनली 32। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 33 से 32, सिर्फ एक का फर्क हुआ, मार्जिनल कॉस्ट में 3 का। फिर आपने और क्वांटिटी प्रोड्यूस करी, तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, मेरी मार्जिनल कॉस्ट और तेजी से गिरी, तो यहाँ पे कितने से कम हो गई, 5 से, बट मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितने से कम हुआ, सिर्फ 3 से। तो स्टार्ट सिमिलर किया था, स्टार्टिंग पॉइंट सिमिलर है 33 33, बट जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी गिरती चली जा रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी गिरती चली जा रही है, बट मार्जिनल कॉस्ट का जो डिक्लाइन है वो क्या है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डिक्लाइन इन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो डिक्लाइन इन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द डिक्लाइन इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में इनएफिशिएंसी आ गई, इनएफिशिएंसी आने से क्या हुआ, अब कॉस्ट इनएफिशिएंसी हो गई, उससे कॉस्ट बढ़ गई, तो कॉस्ट क्या हुई है मेरी, तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ी है, तो ये 25 से कहाँ चला गया, 33, ये भी बढ़ा है, ये भी कितना हुआ 29 से, पर ये बढ़ के कितना हुआ 33। उसके आगे फिर हमने और क्वांटिटी प्रोड्यूस करी, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई, 33 से कहाँ चली गई 50, बट मेरा जो यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना हुआ, 33 से बढ़ के कितना हो गया 36। तो बढ़ा यहाँ भी है कॉस्ट, पर उतना नहीं, कौन स्पीड से बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट। फिर जब आपने एक और क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 36 से कितना हो गया 40, और यहाँ मार्जिनल कॉस्ट कितना हो गया 50 से कहाँ चला गया 100। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि मार्जिनल कॉस्ट जब गिर रहा है, तो वो गिर कैसे रहा है, एट अ हायर स्पीड देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और जब बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, एट अ हायर स्पीड देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, द ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। तो ये कर्व्स आपको याद रखना है, अगर आपकी ये शेप आपको ये याद नहीं रही, ये कर्व्स आपको याद नहीं रही, तो फिर नहीं बनेगा। तो फिर आगे की जो चैप्टर है, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, उसमें जो आपकी कंडीशंस हैं, जो ग्राफ्स हैं, वो नहीं बन पाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। एनी डाउट सो फार हियर गाइस? Now we are done with average cost curves, we are done with total cost curves, we are done with revenue, ठीक है। अब इसके बाद इस चैप्टर में जैसे आपके पास कुछ टॉपिक्स आएंगे, स्पेसिफिक टॉपिक्स, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, ठीक है, तो ये सब जो कर्व्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट और ये सब चीज़ें जो है, ठीक है। अब ये मैं जर्नल वाला करा, ठीक है, सो आई विल नॉट बी कवरिंग स्पेसिफिकली फॉर परफेक्ट कंपटीशन, वो जब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, व्हेन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, तो तब मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जैसे लाइक दिस कर्व एंड एवरीथिंग, तो ये सब हो जाएगा कवर उसमें, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि ये नहीं कवर हुआ है, ठीक है, तो ये कवर होगा वहाँ पर। अभी मैं सिर्फ आपको जनरल कंडीशंस करा रहा हूँ कुछ, तो कुछ स्पेसिफिक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो लेट्स डू दैट, आफ्टर दैट वी आर डन विद दिस प्री रिक्विजिट पार्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर। ना अब देखो, तो सबसे पहले हमारे पास आता है द ब्रेक इवन पॉइंट। तो पहला हमारे पास स्पेसिफिक टॉपिक कौन सा है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, सो ब्रेक इवन का मतलब क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वी हैव अचीव्ड, द कंपनी हैज अचीव्ड ब्रेक इवन, ठीक है।
जैसे अगर आप बोलोगे इफ वी टॉक अबाउट द कंपनी जोमेटो, तो इटर्नल अब उसका नाम है, तो बेसिकली उनका क्या है, तो दे सेड आफ्टर लाइक व्हेन दे लिस्टेड आउट, तो लिस्ट होने के 1 साल के बाद विद इन 1 ईयर दे सेड कि वी हैव अचीव्ड अ ब्रेक इवन। ठीक है, ऐसे ही आपका जैसे ओयो है, तो ओयो हैज सेड कि वी हैव अचीव्ड ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन का मतलब क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब सीधा है भाई, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो फॉर ब्रेक इवन प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर ब्रेक इवन प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, द टोटल रेवेन्यू वुड बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो ब्रेक इवन का मतलब क्या है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। सो दिस इज द जनरल कंडीशन जो आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी इसमें आगे जाके आएगा, तो परफेक्ट कंपटीशन में आपकी आगे जाके केसेस बनेंगे, तो जब परफेक्ट कंपटीशन का कर्व कराऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा कि परफेक्ट कंपटीशन के लिए आपका ब्रेक इवन कैसे बनेगा। बट जनरल कंडीशन कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर आप ले लीजिए, ठीक है, 4 फॉर्म्स जो है हमारे सिलेबस में, तो चारों फॉर्म्स में आप कोई भी ले लीजिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट कब बनेगा, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है शट डाउन पॉइंट। तो कब हमें अपने ऑपरेशंस बंद कर देनी चाहिए, तो ऑपरेशन कब बंद कर देना चाहिए, अगर मेरा टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट से ज्यादा है तो ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐसी सिचुएशन है, मेरा टोटल रेवेन्यू है, तो मैं जितना पैसा कमा रहा हूँ दैट इज ग्रेटर देन माई टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा ही होगी, क्योंकि कंपनी के पास क्या होगा, कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट तो होगा ही होगा। करेक्ट, हाँ, अगर फिक्स कॉस्ट जीरो है तो फिर टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। बट जनरली क्या रहेगा, हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। करेक्ट, तो ये हमेशा होगा। तो अभी हम कह रहे हैं कि भाई टोटल रेवेन्यू जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन है टोटल कॉस्ट से, और टोटल कॉस्ट फर्दर किससे ज्यादा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, भाई रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है, तो आप प्रॉफिट बना रहे हो, तो ऐसे वाले बिजनेस को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो हियर बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट। तो जब किसी बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है, भाई उसको बंद कर देना चाहिए, नहीं, उसको थोड़ा चलाते रहो। ठीक है, तो कंटिन्यू द बिजनेस, तो बिजनेस क्या करना है, चलाते रहना है। नेक्स्ट आता है सेकेंड केस। सो दिस इज योर केस 1, दिस इज योर केस 2। तो मेरा अब क्या सिचुएशन है, टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। मतलब क्या हुआ, मेरा खर्चा नहीं निकल रहा है, मेरे खर्चे ज्यादा है रेवेन्यू कम है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ प्रॉफिट कर रहा हूँ। कॉस्ट ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, तो ऑब्वियसली मेरा क्या हो रहा है, आई एम मेकिंग अ लॉस। ठीक है, तो यहां से मेरे को क्या मिला कि भाई मेरे को यहाँ पे लॉस हो रहा है, बट मेरा टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरे पास इतना रेवेन्यू तो आ जाता है जिससे मेरा क्या हो जाए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो मेरा कवर अप हो रहा है, तो मैं जितना वेरिएबल कॉस्ट लगता है वो मैं बना लेता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ है फिर, प्रॉब्लम है कि मैं अपना फिक्स कॉस्ट जो है वो कवर अप नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो बिजनेस इज अनएबल, सो अनएबल टू मीट टोटल फिक्स कॉस्ट। अब ऐसे बिजनेस को क्या करूं, बंद कर दूं। भाई हर यूनिट बेच के मेरे को क्या हो रहा है, जैसे मेरा एक यूनिट बनाता हूँ तो उस पर वेरिएबल कॉस्ट लगती है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट से मेरा रेवेन्यू ज्यादा है, तो सेल्स मेरी उससे ज्यादा है। करेक्ट, तो मैं अगर एक यूनिट बेचता हूँ तो मेरा क्या होता है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो कवर अप हो जाता है,
प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि यार जब मैं साल के एंड में बैठता हूँ ना अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पे टोटल कॉस्ट कवर अप नहीं हो रहा। ऐसे बिजनेसेस का जनरली क्या होता है, तो जनरली ऐसे बिजनेसेस का एबिडा पॉजिटिव होता है। तुमने बहुत सारे स्टार्टअप का सुना होगा जिन्होंने कहा होगा कि वी हैव बिकम पॉजिटिव एबिडा, पॉजिटिव एबिडा। तो पॉजिटिव एबिडा का मतलब क्या है कि अब देखो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट बेसिकली टोटल फिक्स कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट कहाँ लगेगा, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट जो आपने खरीदा वही होगा, उसको आप कैसे चार्ज करते हो, इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपकी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज होती रहती है। तो हर साल आप एक फिक्स कॉस्ट चार्ज करते रहते हो, करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई आपका जो है आप वेरिएबल कॉस्ट तो कवर अप कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो कवर अप हो रहा है, बट आपका जो टोटल फिक्स कॉस्ट है किस फॉर्म में, EBITDA की फॉर्म में, तो वो कवर अप नहीं हो रहा, वो डेप्रिसिएशन की फॉर्म में, सॉरी, तो वो क्या है, वो कवर अप नहीं हो रहा। तो ऐसी कंपनीज क्या होती है, EBITDA पॉजिटिव हो जाती है। तो EBITDA तो पॉजिटिव है, जब डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो एबिट क्या आ जाएगा, नेगेटिव, करेक्ट। तो ऐसी कंपनीज को क्या करें, बंद कर दें। अगर ऐसी कंपनीज को बंद करने लगते तो जितने स्टार्टअप्स हैं भाई वो सब बंद हो जाते। अमेजॉन आज कहाँ पहुंच गया, अमेजॉन 9 साल तक 10 साल तक ऐसा ही रहा है भाई, उसका जो एबिडा है वो पॉजिटिव भी नहीं आया था, 9 साल में जाके कहीं उसका 9-10 साल में एबिडा पॉजिटिव आया था, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे बिजनेस को क्या करना चाहिए, सो कंटिन्यू इन द शॉर्ट टर्म। तो थोड़ा सा चला के देख लो बिजनेस को, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि भाई कुछ आपका क्या हो, सेल अचानक से बढ़ जाए, थोड़ा शूटअप हो जाए, उसके बाद फिर आपका क्या रिकवरी हो जाए कुछ, तो फिर आप क्या करो, टोटल फिक्स कॉस्ट को भी मीटअप कर सको, ठीक है। अब तीसरा केस आता है, क्या है, तो केस 3 हमारे पास क्या आया, तो टोटल कॉस्ट क्या है, वो ग्रेटर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ग्रेटर है टोटल रेवेन्यू से। मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे आई एम अनएबल टू मीट, तो अनएबल टू मीट बोथ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट भी नहीं बन रहा, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट भी नहीं बन रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं बन रहा है, ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये जो अब आपका केस 3 है, ठीक है, ये जो अब आपका केस 3 है, अब इसमें क्या है, आप एक प्रोडक्ट और बेचते हो, ठीक है, आपने जैसे एक प्रोडक्ट और सेल किया, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर हो रहा उससे। मैं 100 रुपए में चीज बेच रहा हूं, उसको बनाने में मुझे 110 रुपए लगे थे, तो हर एक सेल के साथ मुझे घाटा ही होगा, तो फिक्स कॉस्ट तो भूल ही जाओ, मैं तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं मीटअप कर पा रहा। तो जैसे हमारे पास क्या है, स्टार्टअप्स लाइक जेप्टो, तो अगर आप नोटिस करना, जेप्टो का भी रिपोर्ट भी आया था, विद एवरी प्रोडक्ट, विद एवरी डिलीवरी, विद एवरी सेल, they are even not able to meet up the cost associated with that delivery। तो वो अपना वेरिएबल कॉस्ट तक नहीं निकाल पा रहे हैं, करेक्ट। तो हर एक सेल के साथ उन्हें लॉस ही होगा। तो ऐसी कंपनीज को क्या कर देना चाहिए, आइडली, आइडली क्या कर देना चाहिए, सो दे शुड शट डाउन इमीडिएटली, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज को क्या कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए इमीडिएटली। अब तुम बोलोगे सर जेप्टो तो चल रहा है, भाई जेप्टो क्यों नहीं बंद हो रहा, वो तो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो तो चल रहा है, करेक्ट, वो चल रहा है, बट वो कैसे चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ वीसी के पैसों से चल रहा है। तो जो इन्होंने फंडिंग रेज कर रखी है वीसी से, प्राइवेट इक्विटी से, तो वहां पे क्या ये लोग रेवेन्यू बढ़ाते हैं। अगर आप अभी नोटिस करो, जेप्टो का ऑफर चलता है कि 99 के ऊपर ये आपको फ्री डिलीवरी देता है। अगर डिलीवरी चार्ज अगर आप देखोगे तो वो 30 रुपीज जो आता है, 30, 40, 35 रुपीज कुछ होते हैं, तो हर एक डिलीवरी वाला उतना पैसा लेता है, हर डिलीवरी वाले को उतने पैसे देने पड़ते हैं। अब आपने 100 रुपए का सामान मंगाया, कोई भी प्रोडक्ट हो, आप एफएमसीजी सेक्टर में हो, आपका मार्जिन कितना होगा, 15 रुपए, 10%, 15%, 20% का मार्जिन होगा, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं हो सकता एफएमसीजी में, रिटेल में इससे ज्यादा का मार्जिन नहीं है। तो 100 रुपए की आइटम पे क्या हो रहा है, मैं 15% मार्जिन कमा रहा हूँ, तो मैं 15 रुपए कमा रहा हूँ, बट 30 रुपए तो मेरा अकेला क्या कर रहा है, डिलीवरी वाला ले गया।
मेरे बाकी खर्चे, बाकी स्टाफ की सैलरी, जो रेंट है जिस वेयर हाउस से आ रहा है, जिस डार्क स्टोर से आ रहा है, उसका रेंट कौन देगा, तो वो पैसे कहाँ मीटअप होंगे। तो आइडियली अगर आप देखोगे ऐसे बिजनेसेस जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते, करेक्ट। बट यहाँ पे गेम आती है वैल्यूएशन की, तो ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाते हैं। तो रेवेन्यू बढ़ाते जाओ, ऑफर दिए जाओ, दे दे के क्या करेंगे, सेल बढ़ाएंगे। जब सेल बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसके बाद जो इनका लिए प्रॉफिट पीई मल्टीपल तो लगेगा नहीं, तो ये लोग लगाते हैं प्राइस टू रेवेन्यू मल्टीपल। तो रेवेन्यू इतना बढ़ा लेते हैं कि अपनी वैल्यूएशन बढ़ा लेते हैं। तो वैल्यूएशन एंड में क्या करेंगे, आईपीओ ले आएंगे, पेटीएम की तरह आईपीओ आएगा, रिटेल इन्वेस्टर को 2100 रुपए में बेचा, 2150 में, बाद में प्राइस सीधा गिर के कितना हो गया, 700 रुपए, 800 रुपए में, इवन घर के एक बार टाइम तक 500-600 रुपए तक आया, करेक्ट। तो यही होना है। तो हमेशा ध्यान रखना, आइडियली अगर आप फंडामेंटली बिजनेस इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात करेंगे, तो कभी भी अगर आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है तो शट डाउन, तो बिजनेस शट डाउन कर देना चाहिए, ठीक है। आगे पर आप जब तक चला रहे हो तो ये तब तक क्या है, सिर्फ पैसा और डालते जाइए, बिजनेस चलता जाएगा, आप लॉस खाते जाएंगे, और बस इनको ये एक होता है कि भाई एट द एंड वी विल सेल इट टू द रिटेल इन्वेस्टर, जिनको कुछ पता नहीं है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद लेंगे, जैसे स्पेस एक्स का आईपीओ बिका। तो जितने ही आपके स्टार्टअप्स के आईपीओ आ रहे हैं सब इसी फंडामेंट पे, वैल्यूएशन के बेसिस पे, करेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब तक होगा, तो व्हाट दे सेज इज कंटिन्यू टू इंक्रीज द आउटपुट। तो कंटिन्यू टू इंक्रीज द आउटपुट, आउटपुट का मतलब क्या है, दैट इज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, until MR is equal to MC। MR क्या होता है हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू, इकोनॉमिक्स है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मत क्या देना कहीं, ठीक है। दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू, और MC क्या है हमारा, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ऐसे गाली वाली मत समझना, ऐसे कोई उल्टा पुल्टा नहीं है, सीधा है भाई, MR इज इक्वल टू MC, ठीक है। MR मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू, MC मीन्स मार्जिनल कॉस्ट। तो जिस क्वांटिटी पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो गया, दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, द क्वांटिटी एट विच MR इज इक्वल टू MC, वो हमारा क्या है, सो दैट इज आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, ओके। क्लियर हो गया। अब कैसे है ये चीज, चलो समझते हैं। जैसे मान लो मेरी क्वांटिटी है, मैंने 99 क्वांटिटी बनाई, 99 गुड्स बनाए, मेरा टोटल रेवेन्यू कुछ था, दैट इज 10,000, और मेरा जो टोटल कॉस्ट था वो था मेरा कुछ 8,000। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, तो मेरा प्रॉफिट कितना बना, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो 10,000 माइनस 8,000 कितना हो गया, 2,000। मैंने एक क्वांटिटी क्या करी, एक क्वांटिटी और बनाई, तो जैसे मैंने एक क्वांटिटी और बनाई, मेरा क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू बढ़ गया। तो टोटल रेवेन्यू बढ़ के कितना हो गया, 10,100। मेरा जो टोटल कॉस्ट था वो कितना हुआ, 8090। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो व्हाट इज माय मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना बनेगा, 100 रुपए से बड़ा है, एक क्वांटिटी है तो इट इज 100, और मार्जिनल कॉस्ट क्या है भाई, 8,000 थी अब 90 हो गई, 8,090 तो कितने से हो गई, 90। तो यहाँ पे मेरा क्या, मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। अब प्रॉफिट निकालो जरा, तो प्रॉफिट क्या हुआ है मेरा,
तो प्रॉफिट हैज इंक्रीज। तो प्रॉफिट क्या हुआ है? प्रॉफिट हैज इंक्रीज। फिर मैंने क्या किया, एक और क्वांटिटी बनाई। मार्जिनल रेवेन्यू तो बढ़ना ही था, बट मेरा क्या होना है, सॉरी टोटल रेवेन्यू तो मेरा बढ़ना ही है, बट मार्जिनल रेवेन्यू अब क्या होगा, कम होता जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। तो अब मेरा जो रेवेन्यू हुआ है वो कितना हो गया है, 10,190। तो मार्जिनल रेवेन्यू अब कितना हो गया, तो लेट्स से इट इज 95। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया, 90। अब यहाँ पे मेरा आया टोटल कॉस्ट, करेक्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होनी, वो भी बढ़नी है, बट यहाँ पे क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, कॉस्ट क्या होगी, हाई पेस पे बढ़ेगी, करेक्ट। तो लेट्स से द टोटल कॉस्ट इज 8185। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 8185। क्लियर हो गया। तो प्रॉफिट कितना है, सो 10195 माइनस 8185, दैट इज व्हाट, 2010। तो यहाँ पे मेरा मार्जिनल कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट भी कितना है, 95। तो इस पॉइंट पे मेरा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर आप ध्यान दो तो प्रॉफिट मेरा क्या होगा, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट रिमेन्स सेम। अब क्या हुआ, मैंने एक क्वांटिटी और बनाई, मेरा टोटल रेवेन्यू क्या होना था, और बढ़ना था, करेक्ट। बट मार्जिनल रेवेन्यू क्या होना, घटना ही है, करेक्ट। मार्जिनल रेवेन्यू तो हमने पढ़ा ही था, वो क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स के चक्कर में, तो मार्जिनल रेवेन्यू घटता है। तो ये कितना हो गया मेरा, लेट्स से इट इज 10,285। इधर मेरा टोटल कॉस्ट क्या हुआ, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, तो वो भी क्या होना, बढ़ना ही है, करेक्ट। तो वो क्या होगा, अब ज़्यादा से बढ़ेगा, तो कितने से बढ़ा, 8285। कितने से बढ़ा, 8285। तो मेरा यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया, 90। कितने से बढ़ा है, 90 से बढ़ा है, करेक्ट। बट मेरा मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ है, तो मार्जिनल कॉस्ट मेरा अगर आप देखोगे वो भी बढ़ा है, कितने से बढ़ा है, तो मार्जिनल कॉस्ट इज 100 ही। तो मार्जिनल कॉस्ट कितना है, 100। तो अब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कम है मार्जिनल कॉस्ट से। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा सही करके यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या है, मार्जिनल, सो मार्जिनल रेवेन्यू इज व्हाट, दैट इज 90। यहाँ मेरा मार्जिनल कॉस्ट कितना है, 100। तो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर, ठीक है। क्लियर होगा यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर आप अपना प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट कितना आएगा, तो प्रॉफिट हैज रिड्यूस्ड। अब आप और क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, वो कम है मार्जिनल कॉस्ट से, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमम कब तक था, तो प्रॉफिट मैक्सिमम रहा until your MR is equal to MC. So this is the general condition here. तो जनरल कंडीशन क्या है, MR is equal to MC, ये आपको याद रखना है। तो जिस क्वांटिटी पे आपका MR is equal to MC हो गया, मतलब क्या है, that becomes your profit maximizing quantity। तो वो आपकी क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके इसके बाद अब हमारे पास एक टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, जैसे आपने सुना भी होगा कि जैसे जैसे आप लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करोगे आपका कॉस्ट कम हो जाता है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ भाई, पहले था मेरे पास, मैं सिर्फ 100 यूनिट ही बनाता था, फिर मैंने क्या किया, मैं 1 लाख यूनिट बनाने लग गया, ठीक है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब बनता है, व्हेन माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट्स फॉलिंग, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाता जाऊंगा, मैं क्वांटिटी प्रोड्यूस बढ़ाता जाऊंगा,
वैसे वैसे मेरा पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा है, ध्यान देना यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तो क्या है, जैसे जैसे आप क्वांटिटी प्रोड्यूस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, तो एज क्वांटिटी इंक्रीजेस कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी। ठीक है, क्यों, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, रेंट है, अभी आपने पढ़ा जो फिक्स कॉस्ट है, जैसे जैसे आप और क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे तो क्या होना है, जैसे जैसे आप और क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे तो क्या होना है, आपका जो रेंट वगैरह वो तो सेम ही रहना है, फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहनी, सैलरी आपकी सेम रहनी है, करेक्ट, बट आप और क्वांटिटी बना रहे हो तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। सो व्हेन वी मूव, ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे ये कर्व है मेरा, तो जैसे जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाता गया वैसे वैसे मेरा क्या होता गया, पर यूनिट कॉस्ट। तो यहाँ पे मेरा क्या है, दिस इज द एटीसी, एटीसी का मतलब क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट। ओके, तो मैं एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो जब तक कम हो रहा है इट इज व्हाट, इट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब क्या है, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे आप प्रोड्यूस कर रहे हो बल्क में, तो एक ही साल में तो कर नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि एक महीने में आप एक फैक्ट्री थी, जैसे आप एक पहले 100 यूनिट बना रहे थे, अगले महीने आप 500 यूनिट बनाने लग गए, उसके अगले यूनिट आपने एक और फैक्ट्री खरीद ली और साथ ही में अगले महीने ही आपने 1 लाख यूनिट बनाना शुरू कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा, करेक्ट। तो धीरे धीरे ये होगा, साल बाय साल। तो जैसे कंपनीज क्या करती है, पहले साल इन्होंने कुछ एक छोटा प्लांट लिया, वहां पे बना रहे थे, फिर उनको दिख गया कि अच्छा बिजनेस अच्छा चल रहा है, डिमांड अच्छी आ रही है, तो हम और बना सकते हैं, तो जैसे ही और बनाएंगे तो क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे फिर वो क्या करते हैं, एक बड़ी फैक्ट्री ले लेते हैं, अब बड़ी फैक्ट्री को बनने में टाइम तो लगेगा, उसके बाद आपको इफेक्ट्स आने शुरू होंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट। लॉन्ग रन यहाँ पे क्या है, ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो हर साल का, तो जैसे मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर का देखा, सेकेंड ईयर का देखा, थर्ड ईयर का देखा, फोर्थ ईयर का देखा, तो जब जब मेरा क्या हो रहा है, हर साल जिस साल में, जैसे पहले साल कुछ एटीसी थी, अगले साल कम हो गई, फिर उसके अगले साल कम हो गई, फिर उसके अगले साल कम हो गई, सो दिस इज आउटपुट ओवर, और इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इट इज एनुअल आउटपुट, हर साल का आउटपुट है। ठीक है, तो जब तक आपका एवरेज टोटल कॉस्ट कम होता जा रहा है, देन वी विल से कि वी हैव अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी हैज अचीव्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब कई बार कंपनीज क्या करती हैं, इस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के चक्कर में क्या करती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना लेती है, जैसे ओला, ओला इलेक्ट्रिक, क्या किया, खूब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना ली कि हम बहुत सामान बेचेंगे, ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतना प्रोडक्ट बनाएंगे, एंड में क्या हुआ, सर्विस अच्छा नहीं दिया, डिमांड कम हो गया, प्रोडक्ट खराब हो गया, अब कॉरेस्पॉन्डिंगली उतनी फैक्ट्री का कॉस्ट भी तो बेयर करना पड़ रहा है, तो क्वांटिटी उतनी बना नहीं रहे हो, करेक्ट, क्वांटिटी आप उतनी बना नहीं रहे हो, कॉस्ट आपको ज़्यादा लग रही है, तो इवेंचुअली आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही है हर साल, क्योंकि आउटपुट कम हो रहा है, उतना आउटपुट तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हियर वी आर हैविंग डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है कि जैसे जैसे आप और क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे आपका एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसीज, तो हमारे पास क्या है, इनएफिशिएंसीज है। ओके, अब एक पॉइंट आएगा जहां पे आपका ये क्या था, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट क्या था, लोवेस्ट था, दिस पॉइंट इज नोन एज मिनिमम एफिशिएंट स्केल, तो इट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट। अब एक बात बताओ, कोई भी कंपनी डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहेगी, कभी भी नहीं, तो वो कहाँ चाहेंगे, दे विल बी ऑलवेज रिक्वायरिंग कि हम हर साल इसी सेक्शन में मूव करते रहें। ठीक है, तो वो इसके लिए क्या करते रहते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसीज लगाते रहते हैं। देखते जैसे कंपनीज अभी एआई बबल है, जैसे एआई में इन्वेस्ट करना है, सब क्यों कर रहे हैं एआई में, इतना एआई, हम अपना एआई बना रहे हैं, हम अपनी कंपनी में एआई यूज करने लग गए हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो आदमी पहले एक दो बंदे का काम था वो क्या एक बंदा कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई, करेक्ट।
तो वो चीज़ हम करना चाह रहे हैं। तो कंपनी ये सब क्यों कर रहे हैं? बिकॉज टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो दे वांट टू मेक श्योर कि हमारा जो एवरेज टोटल कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या रहे, एवरेज टोटल कॉस्ट शुड लोअर डाउन। तो जब तक कम हो रहा है तब तक तो कंपनीज करेंगे, पर जैसे एआई की कॉस्ट बढ़ रही है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या कर रहे हैं लोग, अब कंपनीज भी सोच रहे हैं कि भाई इतना खर्चा हो रहा है, मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट कम तो हो नहीं रहा, मैंने बंदे भी फायर कर दिए, हायरिंग बंद कर दी, मैंने टोकन यूज करने शुरू कर दिए, उस टोकन की कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा आ रही है कि मैं भाई मेरा ओवरऑल जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो घटने की जगह बढ़ने लग गया। सो देन दे विल हैव डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे ही कंपनीज को लगेगा कि भाई डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रहा है, वो एआई जो करेंगे, एआई स्पेंडिंग अपनी जो करेंगे वो कम कर देंगे। वो बोलेंगे छोड़ो यार, इससे अच्छा था कि एक आदमी और रख लो, उसकी सैलरी टोकन से तो कम ही है। करेक्ट। सो दैट इज द पोर्शन। तो कोई भी कंपनी होती है, दे ऑलवेज फोकस टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नॉट डिस इकोनॉमीज। क्लियर हो गया यहाँ तक? एनी डाउट सो फार? चलिए, सो विद दिस वी आर डन विद द रिक्विजिट पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद कुछ स्पेसिफिक हमारे कर्व्स हैं फॉर द मार्केट्स। तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, तो उसमें वी विल बी कवरिंग ऑल दी स्पेसिफिक ग्राफ्स। ओके, तो पहले परफेक्ट कंपटीशन का करेंगे, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का करेंगे, फिर मोनोपोली का, फिर ओलिगोपोली का, वो सब करेंगे। तो ये सब ग्राफ्स दोबारा बनेंगे। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन ये सब यूज होगा, तो प्लीज रिमेंबर इट। तो ये जनरल कंडीशन वहां पे आएगी तो मैं वहां पे दोबारा नहीं कराऊंगा। ओके, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, शट डाउन पॉइंट, देन ब्रेक इवन पॉइंट्स, ये सब कंडीशंस दोबारा आएंगे। ठीक है, अब स्पेसिफिकली उनके लिए आएंगी हर एक मार्केट स्ट्रक्चर के लिए, तो वहां मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको एक बार अच्छे से यहीं कर लें, याद कर लें। ओके, ठीक है। ओके, so now in the next class, in the next lecture, we'll start with the next reading, firm and the market structure. ठीक है, any doubts so far guys, you can ask. Sure. Okay, so let's wind up here. ठीक है, so we will continue in the next lecture.